इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। यूपी के मैदान जंग में बीजेपी के सबसे बड़े योद्धा नरेंद्र मोदी की एंट्री हो ही गई। वर्चुअल माध्यम से इस रैली में लाखों लोगों और कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया। पीएम ने समाजवादी पार्टी पर चुन चुनकर हमले किए। पीएम मोदी ने मोर्चा संभालते ही यूपी को अखिलेश सरकार के कार्यकाल की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले शासन दबंग और दंगाई चलाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में हुए विकास कार्य और गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र भी किया। उधर अखिलेश ने करहल से नामांकन किया तो बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को अखिलेश के खिलाफ मैदान में उतार दिया। यूपी समेत 5 राज्यों में क्या है चुनावी हालात, दिखाएंगे आपको अपने स्पेशल शो इलेक्शन एक्सप्रेस में। किसानों का हो, नौजवानों का हो या फिर विकास और कानून व्यवस्था का, जब विरोधी हमला बोलते हैं तो जवाब देने के लिए भगवा खेमे की नजर एक ही चेहरे पर जाकर टिक जाती है और वो चेहरा है पीएम मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि यूपी में विजय आने वाले वक्त में बीजेपी के प्रभाव के विस्तार के लिए कितनी बड़ी जरूरत है। वे जानते हैं कि 2024 का चुनाव काफी हद तक इस चुनाव पर निर्भर करेगा। इसलिए पीएम मोदी जब यूपी के सत्ता संग्राम में उतरे तो उन्होंने सधे हुए हमले किए, डबल इंजन की सरकार के फायदे गिनाए और योगी आदित्यनाथ की काबिलियत का बखान किया। कैसी रही यूपी में पीएम के प्रचार की एंट्री, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी चुनाव में उतरे बीजेपी के सबसे बड़े महारथी पीएम मोदी ने किया मेगा प्रचार का आगाज। तकनीक से बुलंद की पार्टी की आवाज। पश्चिम यूपी से विरोधियों पर तीखे प्रहार। यूपी चुनाव अपने शबाब पर है। प्रचार में पार्टियां उतर चुकी हैं। अखिलेश जयंत की जोड़ी सत्ताधारी बीजेपी को घेर रही है। किसानों से लेकर विकास तक सवाल उठा रही है तो बीजेपी भी पूरी ताकत और आक्रामकता के साथ मैदान जंग में है। भगवा खेमे के स्टार प्रचारक पीएम मोदी मैदान में उतरे तो उन्होंने योगी सरकार की जमकर तारीफ की और समाजवादी पार्टी पर सीधे हमले किए। उन्होंने 1857 की क्रांति से शुरुआत करके कमल क्रांति तक लोगों को जोड़ा। साथियों, पश्चिम उत्तर प्रदेश की ये वो धरती है जिसने 1857 की क्रांति में देश को एकजुटता का संदेश दिया था। कमल के फूल और रोटी ने हमेशा देश को बांटने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम एकजुट रहेंगे तो कोई हमें कभी परास्त नहीं कर पाएगा। पीएम मोदी ने अखिलेश यादव के कार्यकाल की कानून व्यवस्था की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले दबंग और दंगाई ही कानून थे। व्यापारी लुटते थे, बेटी घर से निकलने में घबराती थी। कोई भूल नहीं सकता है 5 साल पहले यूपी को लेकर क्या चर्चा होती थी। 5 साल पहले दबंग और दंगाई ही कानून थे। उन्हीं का कहा ही शासन का आदेश था। 5 साल पहले व्यापारी लूटता था, बेटी घर से बाहर निकलने में घबराती थी और माफिया सरकारी संरक्षण में खुलेआम घूमते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने माफिया राज और क्राइम के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकाल पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा 5 साल पहले दलित, वंचित और पिछड़े के मकान और जमीन पर कब्जा समाजवाद का प्रतीक था। उन्होंने कहा लोगों के पलायन की आए दिन खबर आती थी और योगी सरकार यूपी को इन हालातों से निकाल कर लाई है। 5 साल पहले गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ों के घर, जमीन, दुकान पर अवैध कब्जा ये समाजवाद का प्रतीक था। लोगों के पलायन की आए दिन खबर आती थी। अपहरण, फिरौती,
रंगदारी ने मध्यम वर्ग को, व्यापारियों को तबाह करके रख दिया था। 5 साल में योगी सरकार उत्तर प्रदेश को इन हालातों से बाहर निकाल करके लाई है। पीएम मोदी ने सपा प्रत्याशी के बदले वाले बयान को आधार बनाया। उन्होंने कहा ये लोग बदला लेना चाहते हैं, लेकिन यूपी ने मन बनाया है कि पहले से भी ज्यादा बहुमत से बीजेपी की सरकार बनानी है। इन लोगों ने जिन्हें टिकट दिया है, उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनका इतिहास, उनके करतूत, उनके कारनामे, ये सारे उनके सबूत हैं। ये बदला लेना ही हमेशा से उनकी सोच रही है और इसलिए मैं ये देखकर खुश हूं कि उत्तर प्रदेश के लोग इन दंगाई सोच रखने वालों से बहुत सावधान है, बहुत सतर्क है। उत्तर प्रदेश की जनता वो पुराने दिन वापस नहीं चाहती है। इन बदला लेने वालों के बयानों को देखकर यूपी के लोगों ने ठान लिया है कि इस बार पहले से भी ज्यादा मतों से भाजपा को विजयी बनाएंगे। इस चुनाव में बीजेपी ने नारा दिया है, फर्क साफ है। मोदी ने इस नारे को रेखांकित किया। उन्होंने योगी सरकार के विकास कार्यों और अखिलेश के कार्यकाल के विकास कार्यों का अंतर समझाया। पहले वाली सरकार ने अपने 5 साल में गौतम बुद्ध नगर में सिर्फ 73 घर बनाए थे, 73। जरा सुनिए आप लोग, 5 साल में 73 घर। योगी जी की सरकार ने इन्हीं 5 सालों में उस एक जिले में करीब करीब 23,000 घर बनाकर शहरी गरीबों को दिए हैं। सोचिए, कहां 73 घर 5 साल में और कहां 23,000 घर। सहारनपुर शहर में भी पहले वाली सरकार ने सिर्फ 221 घर गरीबों के लिए बनवाए थे। 221, 5 साल में 221। योगी जी की सरकार ने इन्हीं 5 सालों में 18,000 से ज्यादा घर बनाकर सहारनपुर के गरीबों को दिए हैं। इसी तरह शामली, मुजफ्फरनगर और बागपत शहर में भी कुल मिलाकर पिछली सरकार ने 5 साल में सिर्फ 800 घर बनाए थे। 5 साल में इतने सारे बड़े इलाके में 800 घर। योगी जी की सरकार ने इन 3 शहरों में 5 साल में 33,000 से ज्यादा गरीबों को घर बनाकर दिए हैं। जब गरीब का दर्द दिल में हो तो सरकार ऐसे ही दौड़ती है, ऐसे ही काम करती है। यही फर्क है। प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि राशन के रूप में डायरेक्ट बेनिफिट की जो योजनाएं हैं वे बड़ा अंतर पैदा कर सकती हैं। उन्होंने यूपी की जनता को याद दिलाया कि यूपी के 15 करोड़ लोगों को राशन का लाभ मिल रहा है, जबकि 5 साल पहले गरीबों का राशन चोरी हो जाता था। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत एक एक गरीब परिवार का ध्यान रखा है। उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ नागरिकों को डबल इंजन सरकार मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां 5 साल पहले राशन की दुकानों से गरीबों का राशन चोरी हो जाता था। आज
एक एक दाना गरीब के घर तक पहुंच रहा है। यही फर्क है। पीएम मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में फर्क समझाया। उन्होंने अखिलेश यादव के सपने वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि वे सोते रहते हैं और योगी आदित्यनाथ जाग कर संकल्प लेते हैं। मैं कभी कभी सुनता हूं कुछ लोगों को सपने आते हैं। आप सबको मालूम है सपने किसको आते हैं भाई? जो सोता रहता है ना उसको सपने आते हैं। जो जागता है वो संकल्प लेता है। योगी जी जागने वाले, जागते रखने वाले और इसलिए संकल्प करने वाले नेता है। यही फर्क है। पीएम मोदी को एक ऐसे प्रचारक के तौर पर देखा जाता है जो चुनाव में बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। लोगों पर उनकी बातों का असर होता है। यूपी चुनाव में पीएम मोदी की एंट्री ने अखिलेश यादव को जरूर चिंता में डाला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि यूपी में किसानों का मुद्दा बड़ा है। अखिलेश यादव लगातार किसानों के ही मुद्दे पर सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने अपनी सरकार में किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि सरकार का फोकस छोटे किसानों को मजबूत करने पर है। पशुपालन के लिए योजनाएं चलाई जा रही है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने करहल सीट से नामांकन किया तो बीजेपी ने उनके मुकाबले में दमदार नेता एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतार दिया। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले कुछ वक्त में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके संगठन में सहयोगी चौधरी जयंत अपने लगभग हर कार्यक्रम में किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं। वे अपने साथ एक लाल पोटली लेकर घूम रहे हैं और भाजपा को हराने के लिए लोगों से अन्न संकल्प करवा रहे हैं। पीएम मोदी ने अखिलेश के इस कदम को एक तरह से काउंटर करते हुए किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे सरकार छोटे किसानों पर फोकस्ड होकर काम कर रही है। यूपी के छोटे किसानों के बैंक अकाउंट में सीधी मदद मिले। आज पीएम किसान सम्मान निधि से यूपी के किसानों को 43,000 करोड़ रुपए से अधिक 43,000 करोड़ रुपए सीधे उनके जेब में, उनके बैंक खातों में मिले हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ छोटे किसानों को हुआ है और मेरा ये पक्का विश्वास है अब समय आ गया है हमें छोटे किसानों की ज्यादा चिंता करने की जरूरत है और ये हमने काम शुरू कर दिया है। छोटे किसान ही हमारे ग्रामीण जीवन को बदलेंगे। छोटे किसान भी हमारी किसानी अवस्था को बदलने में मेरी बहुत बड़ी ताकत है। सरकार द्वारा दशकों से अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने, फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाने, पेंशन योजनाओं का लाभ भी छोटे किसानों को हुआ है। छोटे किसानों का धन हमारे पशुधन से भी बढ़ता है। इसके लिए सरकार ने कामधेनु आयोग बनाया है। डेयरी सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज हजारों करोड़ रुपए निवेश किए जा रहे हैं। सरकार ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाकर लाखों पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी जोड़ी है। पशुओं में फुट एंड माउथ डिसीज, खुरपका, मुंहपका के नियंत्रण के लिए जो राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मिशन चलाया गया है, उससे भी किसानों को बहुत लाभ हुआ है। यूपी के सत्ता संग्राम से एक और दिलचस्प खबर आई। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करहल से अपना पर्चा भरा और उन्होंने जीत का दावा किया। मुझे उम्मीद है यहाँ पर अच्छे मतों से और ऐतिहासिक परिणाम यहाँ की जनता देगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का चुनाव हो रहा है। ऐतिहासिक परिवर्तन के साथ साथ उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। लगातार जो लोग नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, लगातार जिन लोगों की राजनीति की दिशा दूसरी है, उसको यहाँ की जनता सबक सिखाने का काम करेगी।
वैसे कैंपेन का दौर यहाँ के लिए आपकी सीट के लिए कब से, क्योंकि आप विधानसभा में चुनी है? ये चुनाव मैंने अपनी पार्टी के नेता और यहाँ की जनता पे छोड़ दिया है। मौका मिलेगा ज़रूर आऊँगा मैं, और जैसा जनता ने और हमारे साथ जो लोग खड़े हैं उन्होंने भरोसा ये दिलाया कि आने की ज़रूरत नहीं है, जीतने के बाद ज़रूर आइए। इसके ठीक बाद बीजेपी ने बड़ा दांव चलते हुए करहल से केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का नामांकन करवा दिया। दलित और पिछड़ा वर्ग में एसपी सिंह बघेल का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि कभी मुलायम सिंह यादव के बॉडीगार्ड रहे एसपी सिंह बघेल समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रह चुके हैं और पूरे क्षेत्र में उनका खासा प्रभाव है। नामांकन के बाद उन्होंने एक बार फिर समाजवादी खेमे को तगड़ी चुनौती देने का ऐलान किया। फिरोजाबाद में तो दांत खट्टे करके आया था मैं, और फिरोजाबाद के किले में जो मैंने दरार पैदा की थी चंद्रसेन यादव ने उस किले को फिर जीत लिया। मैनपुरी करेल पे क्या कहते हैं आप? करेल पे क्या रहेगा? 100% पूरी तैयारी है। जो फौज शांति काल में पसीना बहा लेती है उसको युद्ध के मैदान में खून बहाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री संगठन के नेतृत्व में बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है, उसके सहारे। और फिर एक बार कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की लोक कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाएं और संगठन के माध्यम से करहल में कमल खिलेगा। यूपी में एक बार फिर कमल खिलाने के लिए बीजेपी सधी रणनीति के साथ मैदान में है। अखिलेश जिस सीट को सेफ मानकर चल रहे हैं, वहां चुनौती देने के लिए एसपी सिंह बघेल जैसे कद्दावर नेता को भेजकर अखिलेश को एंगेज करने की रणनीति बनाई गई है। उधर बीजेपी, अपना दल और निषाद पार्टी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो चुका है। अपना दल को 18 और निषाद पार्टी को 8 सीट देने पर सहमति बन गई है। कुल मिलाकर यूपी का दंगल दिलचस्प हो चला है। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आएंगी, पार्टियों की आक्रामकता और बढ़ती जाएगी। ऐसे में मतदाता ठहर कर हर चुनावी नजारे पर बारीक नजर बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूपी के अलावा 4 अन्य राज्यों में भी चुनाव है। इस राज्यों में पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तराखंड में बीजेपी ने अपना थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया, तो पंजाब में कांग्रेस ने सीएम चन्नी को 2 सीट से लड़ाने का दांव चला है। गोवा में बीजेपी जीत के लिए पूरा जोर लगा रही है, तो मणिपुर में प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करना ही भगवा खेमे की परेशानी का सबब कैसे बन गया, इस रिपोर्ट में देखिए। जहां पवन बहे संकल्प लिए, जहां पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहां ऊंचे नीचे सब रास्ते बस भक्ति के सुर में गाते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। एक ओर कांग्रेस पार्टी चुनाव में पूरा जोर लगा रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी राज्य में दोबारा सत्ता पर काबिज होने का ख्वाब देख रही है। बीजेपी ने उत्तराखंड के लिए थीम सॉन्ग लॉन्च किया है। बीजेपी के गीत में उत्तराखंड की संस्कृति और भक्ति दोनों की झलक है। इसमें पहाड़ का गौरव है, और सबसे खास बात यह है कि इस थीम सॉन्ग में सिर्फ नेता के नाम पर पीएम मोदी का चेहरा नजर आता है। जहां पवन बहे संकल्प लिए, जहां पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहां ऊंचे नीचे सब रास्ते बस भक्ति के सुर में गाते हैं। जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ ऊंचे नीचे सब रास्ते भक्ति के सुर में गाते हैं। उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। है भाग्य मेरा,
नवाता हूं, मैं तुमको शीश नवाता हूं। उधर पंजाब में कांग्रेस ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को 2 विधानसभा सीट से उतारने का फैसला किया है। अब सीएम चन्नी चमकौर साहिब के साथ साथ भदौर सीट से भी मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस की इस कोशिश को आम आदमी पार्टी के गढ़ को चुनौती देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। 2017 में आम आदमी पार्टी ने भदौर सीट पर 45.1% वोट हासिल करके जीत दर्ज की थी। अकाली दल 28.71% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहा और कांग्रेस को महज 21.05% मत प्राप्त हुए थे। आम आदमी पार्टी बगल के महल कलां आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में भी जीती। आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस का वोट प्रतिशत यहां 46.12, 24.43 और 20.59% रहा था। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने 2017 के विधानसभा चुनाव में मालवा बेल्ट में कुल 69 सीटों में से 40 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने अकेले इस क्षेत्र से 18 सीटें हासिल की थीं। मालवा इलाके की 2 सीटों में से चरणजीत सिंह चन्नी को मैदान में उतारने का एक और कारण यह है कि प्रतिद्वंदी आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया है, जो धुरी क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। असल में चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कांग्रेस दलित वोटों की उम्मीद कर रही है। पंजाब में दलित वोटर्स निर्णायक हैं। इनका महत्व समझने के लिए 2011 की जनगणना पर नजर डालें तो पंजाब में 2.77 करोड़ दलित हैं। कुल मतदाताओं का ये 31.9% है। 19.4% सिख दलित, 12.4% हिंदू दलित और 0.98% बौद्ध दलित हैं। चरणजीत सिंह चन्नी का दूसरे सबसे बड़े दलित समूह रविदासिया से संबंध है। मजहबी सिख 26.33% आबादी के साथ सबसे बड़ा दलित समुदाय है। अधर्मी और वाल्मीकि समुदाय राज्य में कुल दलित आबादी का 10 और 8.6% है। 2017 में कांग्रेस को 2012 की तुलना में कम दलित वोट मिले थे। 2017 में कांग्रेस को 41% दलित वोट मिले। 2012 के विधानसभा चुनाव में 51% दलित वोट मिले थे। 2017 में कांग्रेस को 43% हिंदू दलित वोट भी मिले। हालांकि चन्नी के 2 सीटों से चुनाव लड़ने को आम आदमी पार्टी उनकी हार के तौर पर पेश कर रही है। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि चन्नी साहब हार रहे हैं। हालांकि 2 सीट से लड़ने वाले चन्नी अकेले सीएम नहीं होंगे। उनसे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी कांग्रेस ने 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़वाया था। कैप्टन ने पटियाला अर्बन और लांबी से चुनाव लड़ा था। बात करें गोवा चुनाव की तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को गोवा में एक सार्वजनिक सभा की। उन्होंने कहा कि विकास तभी हो सकता है जब स्थिरता हो। लोगों को राज्य में स्थिरता के लिए बीजेपी को वोट करना चाहिए। विकास को गांव-गांव तक पहुंचाने का सफल प्रयास किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। अब अगले 5 साल विकास के बाकी बचे काम तो करने ही है, परंतु विकास की नींव पर गोवा को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने की भी कवायद शुरू। और वो तभी हो सकता है जब स्थिरता हो। राजनीतिक स्थिरता के बगैर लोकतंत्र में हम विकास की कल्पना कर ही नहीं सकते। और आज मैं मेरे युवा कार्यकर्ता जो वर्चुअली जुड़े हैं, यहां बैठे हैं, ये सबको कहना चाहता हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी का संदेश लेकर चाहिए। ये जो नई नई पार्टियां, चुनाव की मौसमी पार्टियां, कोई बंगाल से आया है, कोई दिल्ली से आया है, कोई महाराष्ट्र से आया है, ये लोग स्थिर सरकार नहीं दे सकते। उधर मणिपुर में भाजपा के सामने एक मुश्किल परिस्थिति पैदा हो गई जब पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। भाजपा उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद पार्टी के असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। टिकट सूची से निराश लोगों और उनके समर्थकों ने राज्य के पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ की और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, राज्य इकाई के अध्यक्ष शारदा देवी के पुतले के साथ साथ पार्टी के झंडे जलाए। 5 राज्यों में चुनावी पारा चरम पर है। पार्टियां जीतने के लिए जी तोड़ कोशिश में लगी हैं। अब देखना होगा कि जनता के मन में क्या है और 10 मार्च को किस राज्य में किसकी किस्मत का पिटारा खुलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्ट इंडिया न्यूज। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।